वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चिट चैट विद अजमत वजीद में आप सबको खुशामदीद। आज की मेरी मेहमान बड़ी खास मेहमान है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार हु इज द ब्यूटी क्वीन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। 16 साल की कम उम्र में उन्होंने शोबिस में कदम रखा और उनका सामना बड़े बड़े मजे हुए सुपरस्टार्स के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उन सबका मुकाबला किया और अपना नाम बनाया। कामयाबी के बेशुमार रिकॉर्ड तोड़े, बेशुमार मूवीज किए हैं, लातादाद अवार्ड्स हासिल किए हैं और उसके साथ साथ वो एक रोल मॉडल है न्यू जनरेशन के लिए, खास तौर पे न्यू कमर्स के लिए। और उनकी जो खास बात जो अच्छी मुझे सबसे लगती है, बड़ी साफ गो हैं और सच बोलती हैं। वाइफ हैं इस वक्त और मदर हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो शी इज एन एक्ट्रेस, मॉडल, कॉलमिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड हैव बीन वॉलंटियरिंग सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो आइए हम दिखाते हैं कि हम आपकी मदद किस शख्सियत से कराते हैं। जी हाँ नाज़रीन, देखा आपने, तो आइए वेलकम करते हैं रीमा खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी आपका हमारे शो में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजमत साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। माय प्लेजर। और सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको और डॉक्टर साहब को आपकी 9th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रीमा जी 9 साल देखिए कैसे गुजर गए, कैसा लगा आपको? ऐसा नहीं लगता कि जैसे कल की बात है? लगता है कि बस अभी पलक झपकी और 9 साल गुजर गए। जब आप खुशियों के साथ कोई टाइम गुजारते हैं तो उसके गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो बस अल्लाह ताला की कोई ख़ास रहमत है मुझ पर और मेरे अपनों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि ये 9 साल कैसे पलक झपकते गुजर गए। और सबसे बड़ी बात कि तारिक की मोहब्बत, उनका इज्जत देने का अंदाज और उनका केयर करने का अंदाज, उसकी वजह से यकीन कीजिए कि मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए। एक्सीलेंट। तो ये जो आपकी शादी थी अरेंज थी, तो ये पहले से आपको पता था कि प्लानिंग चल रही है और आपको इस बारे में कुछ मालूम था? आजमा साहब, मैं ये कहूँ कि मुझे पता नहीं था, ये तो बिल्कुल झूठ होगा, ये तो गलत बयानी से काम होगा। और मेरी अमूमन कोशिश होती है कि सच्ची बात करें और सच की अपनी ताकत होती है। तारिक से बातचीत हुई थी मगर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ऐसी कि जिसको आप कहें कि मोहब्बत का कहने के रंग था या तो बहुत एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक भाभी हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, शी लिव्स इन अमेरिका। उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम इनसे एक दफ़ा बातचीत कर लो। तो बस मुख्तसरन वो बातचीत हुई और मैंने इनको शादी का इनविटेशन भेजा अपनी बहन की। मेरी बहन की शादी, आप मुझसे मिलना चाहते हैं मेरी फैमिली से तो आप तशरीफ ले आइएगा। और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये आएंगे। मैंने खाना पूरी की थी बस। मगर मुझे नहीं पता था कि वो खाना पूरी जो है वो खाने सारे पूर कर देगी मेरी लाइफ के। तो रीमा जी, ये आपके कैरियर का पीक, शूटिंग, हंगामा, फैंस, ट्रैवलिंग और अचानक जो है वो शादी हुई और जब जिंदगी का पेज पलटा, तो क्या फीलिंग थी, कैसा लगा उस वक्त? अजमा साहब, बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखिए कि हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो एक कहते हैं ना, बड़ी प्यारी बात है कि सदा बादशाही खुदा की, उसके अलावा किसी की बादशाही मुस्तकिल नहीं रह सकती। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है और जिस चीज़ को आप वक्त की मुनासबत से करें उस चीज़ में पायदारी ज़्यादा होती है। तो मैंने अपना करियर 15-16 साल की से स्टार्ट किया और फिर माशाल्लाह अपनी पीक पर पहुंची अपनी मेहनत से। तो उसके बाद था कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? ये तो पैसा जितना कमाएं, शोहरत जितनी हासिल करें, उतना ही लगता है कि कम है, इसकी कोई हद नहीं। तो आप अपने अंदर के लालच को किस तरह से एक जगह पर आकर उसको सस्टेन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो बस फिर मैंने अपने आप से फाइट की और सोचा कि जहाँ पर जिंदगी के ये फ्लेवर्स मैंने एंजॉय किए हैं, ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, कॉलमिस्ट, सोशल वर्कर,
तो उसके साथ-साथ इस ग्लैमर की दुनिया के अलावा और भी ज़िंदगी में बड़े रंग हैं और वो है एक बीवी का, एक बहू का, एक माँ का। तो बस मैंने सोचा कि इन फ्लेवर्स को भी एन्जॉय करना चाहिए और बस अल्लाह ताला की रज़ा से अचानक यूँ करके माइंड बनाया और शादी के लिए हाँ कर दी। वाओ! तो कितना मुश्किल लगा या आसान था ये सब एकदम चेंज? देखिए, अगर तो आपके अंदर हमेशा पैसे और शोहरत की जुस्तजू रहे और उसकी कोई हद ना हो तो हर चीज़ मुश्किल है। अगर आपके अंदर इत्मीनान है, कनात है, तो फिर आपको मुश्किल चीज़ें भी आसान लगती हैं। तो मेरे अंदर एक इत्मीनान था, एक कनात थी कि मैंने बहुत मेरी सोच से ज़्यादा रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, कामयाबियाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी जितना अल्लाह ताला ने मेरी दामन को भरा। तो फिर मुझे था कि बस इसके बाद बाकी चीज़ों को भी एन्जॉय करना चाहिए और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, जो सच बात है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो सोशल वर्क भी करती हूँ, बच्चों के हवाले से ज़्यादा होता है, उनकी तालीम के हवाले से हो या थैलेसीमिया के हवाले से हो या कैंसर के हवाले से हो या मेक अ विश के हवाले से हो या स्माइल अगेन के हवाले से हो। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ज़्यादातर मेरा जो होता है वो बच्चों के हवाले से। तो बस बहुत अल्लाह से दुआ करती थी कि माँ बनूँ और जब अल्लाह ने माँ बनाया तो दैट वाज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन माय लाइफ। वाओ, एक्सीलेंट। मतलब देखिए ना, एक शो बिज़नेस होता है, माशाल्लाह आप बहुत ज़हीन हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको ज़िंदगी में आप कभी नहीं मिली और ये बता दिया जाए कि आपकी शादी इस शख्स से हो रही है फला दिन, तो आपका क्या रिएक्शन है? सच बात है, देखिए जब आप ग्लैमर की दुनिया में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, बट ये आपकी अपनी सोच है कि आप किस तरह की शख्सियत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो मेरी शुरू से ही बचपन से मैं आपको बताऊं, मेरी जो एक फितरत रही है, मुझे सोबर लोग, पढ़े लिखे लोग और किरदार वाले लोग मुझे शुरू से मेरे आइडियल रहे हैं। और मैंने जो तारीख के अंदर ये खूबियाँ देखी, उनके मुकाबले में मेरे और भी बहुत सारे उस वक्त प्रपोजल्स थे और मेरी कई दोस्तों ने मुझे कहा भी कि ये शोबिस से हैं या ये कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई बिजनेसमैन है, तो तुम इनमें से किसी को क्यों नहीं प्रेफरेंस करती? क्योंकि एक इमेज था कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो जरा थोड़े खुश तबीयत के होते हैं। मगर जब तारीख से बात की मैंने तो मुझे उनके अंदर लगा कि ही इज अ मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी। उनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियां डाली हैं। वो एक अच्छे ना सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, ना अच्छे किरदार के मालिक हैं, ना सिर्फ एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक बहुत बेहतरीन इंसान है। तो बस जब मैंने ये उनके अंदर क्वालिटीज महसूस की और सुनी, तो फिर बाकी जो रिश्ते थे वो सारे फंसे पुश चले गए और तारिक अपनी इन क्वालिटीज की वजह से सबसे सरे फहरिस्त आ गए। आपने डॉक्टर साहब से ये पूछा कि ये पूरी दुनिया में मैं ही आपको क्यों मिली, कोई और क्यों नहीं, मैं ही क्यों? बिल्कुल मैंने नहीं पूछा, मेरे से ज्यादा तो मीडिया ने पूछा और उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत पूछा। क्योंकि देखिए एक एस्टैब्लिश डॉक्टर हो और गुड लुकिंग भी हो और उसका एक मकाम हो तो उसको रिश्तों की कमी नहीं होती। तारिक के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रपोजल्स थे और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी जो है वो तारिक की बेगम बने। मगर तारिक से जब मैंने पूछा तो तारिक की अपनी एक अप्रोच थी। मैं अब उनकी ज्यादा तारीफ करूंगी तो लगेगा कि मैं बहुत बटरिंग कर रही हूँ, मगर ही वॉज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। उनके वालिदैन उनके पास आ गए थे तो उनको कोई ऐसी बंदी चाहिए थी कि जो उनके वालिदैन को भी उसी तरह से प्यार करे जैसे वो करते हैं, उसी तरह से इज्जत करे जैसे वो करते हैं। तो ये बहुत गैम्बलिंग होती है अजमत साहब, ये हम कबल वक्त किसी को एक बारे में कुछ कह नहीं सकते। मगर ये है कि उन्होंने मेरा प्रोग्राम एक देखा जो उस वक्त मैं कंडक्ट कर रही थी समा टेलीविजन पे, रीमा शो जी। उसको बस कुदरती बात है कि उनकी मेरी भाभी भी बैठी थी, उनकी वालदा बड़े शौक से वो प्रोग्राम देखती थी और वो कहती थी कि मुझे इस लड़की की ना बात करने का अंदाज पसंद है, जिस तरह से ये दुपट्टा एक साइड पर लेती है, मुझे इसका ये अंदाज बड़ा अच्छा लगता है।
राइट। और भी वो काफी लड़कियों को सराहती थी, ड्रामास वगैरह देखती थी, बट चूंकि मेरा टॉक शो था तो वो जरा शौक से देखती थी जी। और बस फिर अम्मी को भी चूंकि इस हवाले से मुझे मिले बगैर में उनको अच्छी लगती थी, तो फिर जब भाभी ने कहा कि तारिक के साथ उनकी फैमिली फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने कहा भी तारिक अब शादी कर लो, तो उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी लड़की मिल जाए तो शादी कर लूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसी क्यों, यही क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो ये सिंगल है, इनकी शादी नहीं हुई। फिर सबसे बड़ी बात देखें, तारिक एक इंटायरली डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से, मेरी बेशक मैं पर्शियन फैमिली से हूँ, मेरे बाबा जो है वो टैक्सेशन लॉयर हैं, लेकिन जब आप शोबिस में आते हैं असमा साहब, तो लोग आपकी ये बाकी चीजें भूलकर सिर्फ एक शोबिस का लेबल जो है ना उसको हाईलाइट कर देते हैं। राइट। तो और शोबिस के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर फील्ड के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, मगर चूंकि ये एक प्रोमिनेंट फील्ड है, इसमें काम करने वाले की जिंदगी जो है वो लोग कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है जी। किसी डॉक्टर की, किसी बिजनेसमैन की, किसी इंजीनियर की, ये किसी काम करने वाली की लाइफ को लोग ये नहीं कहते कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, मगर आर्टिस्ट की लाइफ को कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसके लिए प्रोपेगेंडास भी किए जाते हैं, उसके लिए सही गलत बहुत तरह की बातें भी मंसूब की जाती हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कितनी बातों में सच्चाई है कितनी नहीं। तो इट वाज आई थिंक बिग चैलेंज फॉर तारिक टू चूज अ पर्सन फ्रॉम शोबिज इंडस्ट्री। और फिर वो भी बड़े अक्लमंद हैं, उन्होंने अचानक नहीं चुना। जब वो मेरी बहन की शादी पर आए और मेरे सारी फैमिली से मिले, मेरे पूरे खानदान से उनकी मुलाकात हुई, तो आई एम द ओनली पर्सन हु इज वर्किंग इन शोबिज। बस वो सारा देखकर अच्छी तरह जांच पड़ताल करके फिर शादी के लिए तारिक ने प्रपोज। डॉक्टर साहब ने सारे बैकग्राउंड चेक कर लिए थे आपसे? जी बिल्कुल कर लिए थे, उसके बगैर नहीं। अच्छा, तो लेकिन आप जब आई यहाँ पे, उसके बाद कौन सी ऐसी चीज आपको डॉक्टर साहब की शौक लगी या टाइम लगा समझने में? तारिक की तबीयत के अंदर एक बहुत प्यारा सा चुलबुला सा इंसान भी है, उसको समझने में मुझे टाइम लगा कि वो जब किसी महफिल में बैठते हैं तो, और जब किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो वो उस महफिल को इतना खूबसूरत बना देते हैं अपनी प्रेजेंस से और अपनी बहुत खूबसूरत बातों से। तो मुझे ये नहीं पता था कि इनके अंदर ये भी टैलेंट है, और इससे भी बढ़कर वो एक बहुत बादब इंसान है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी कि जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए, तो आपको पता है घर के अंदर एक चप्पल आप घर के अंदर पहन कर रखते हैं जो आप बाहर इस्तेमाल नहीं करते। अब तारिक इतने बड़े डॉक्टर और इतनी बड़ी फैमिली से, उनका इतना बड़ा माशाल्लाह बैकग्राउंड, तो सैयद फैमिली से और माँ बाप दोनों की तरफ से सैयद। तो आप यकीन कीजिए कि मैं सिर्फ दूध लाउंज में बैठी थी, मुझे नहीं पता मेरे बाबा ऊपर से आ रहे थे। तो जब वो आए तो तारिक भागकर कमरे में गए और चप्पल उठाकर आगे उनके पाँव के सामने रखती। तो मेरे दिल में इतनी उनकी इज्जत बढ़ गई कि ना सिर्फ ये एक बहुत बड़े मसीहा है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर इसके साथ साथ ये कितने बाअदब बेटे भी हैं। अगर वो मेरे बाबा के लिए जूती ना उठाते, आप मुझे बताएं कितने सन इन लॉज हैं जो अपने ससुर के लिए जूता उठाकर लेकर आए। तो डिपेंड करता है बेगम से कितना किसको खौफ है। नहीं, बेगम से नहीं, मगर ये उनकी फितरत। और इसी तरह आप यकीन कीजिए कि जब मैं ब्याह कर इस घर में आई, तो मेरे लिए तारिक के पेरेंट्स जो थे वो मेरे सास ससुर नहीं थे, वो मेरे लिए मेरे माँ बाप थे। उनकी खिदमत करना मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर रही हूँ। तो आई थिंक दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस एंड माई हैप्पी लाइफ, कि जहाँ पर आप रिश्तों को इज्जत देते हैं और अपनी जात की नफी कर देते हैं। अगर मैं एक सुपरस्टार की हैसियत से यहाँ रहने की कोशिश करती, तो जैसे लोगों ने शर्तें लगाई थी कि ये शादी तो 1 साल भी नहीं चलेगी, खुदा न खास्ता, उनके मुंह में खाक, या ये तो कुछ ना कुछ डिजास्टर हो जाएगा। प्रोफेशनल जेलसी तो ये बिल्कुल ये ट्रेंड है कि प्रोफेशनल जेलसी जो होती है वो टर्न हो जाती है पर्सनल जेलसी में, और ये रूमर्स जो है वो सर्कुलेट करती हैं। मगर जब आपके अंदर प्योरिटी होती है, जब आपके अंदर एक सच्चाई होती है और आपके अंदर प्यार होता है। देखिए इसमें साहब, आप बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं, आप क्या डिपॉजिट करते हैं बैंक में? पैसा जी। और बैंक से आप निकालते क्या है?
पैसा। जी बिल्कुल। इसी तरह जिंदगी में जो चीज आप डिपॉजिट करेंगे, अगर आप प्यार डिपॉजिट करेंगे, अच्छा इखलाक डिपॉजिट करेंगे, सच्चाई को डिपॉजिट करेंगे, ईमानदारी को करेंगे, वफादारी को करेंगे, तो आप क्या निकालें, क्या क्या विड्रॉल करेंगे, यही सब चीजें आपको इन रिटर्न मिलेंगी। बहुत बहुत आपने गहरी बात की है, बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि जैसा आदमी बीज होता है वैसे ही पाता है, और यही जो है वो दुनिया का फैक्ट है और यही नजर आता है। जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, शादी आपने कर ली, धमाका कर दिया, वहां दिल कितने तोड़ कर रही थी आप? लेकिन ये मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मगर लंबी थी ना, ये बताएं। देखिए, किसका दिल टूटा या नहीं टूटा, ये तो जो फैंस अपने आर्टिस्ट से प्यार करते हैं, मेरे ख्याल में अगर वो जिससे प्यार करते हैं। अलीमा जी, फैन की बात नहीं कर रहा, मुझे आप बताएं कितने दिल तोड़े, कितने उम्मीदवार थे उस वक्त? अजमत साहब, मुझे तादाद भी याद नहीं है, सच्ची में लोग इतना प्यार करते थे और इतनी मोहब्बत कि, मगर मैं ये कहती हूँ कि मुझसे मेरे जितने भी फैंस या मेरा सर्कल जो मुझसे प्यार करता था, जिन्होंने मुझे देखा कि मैं एक बहुत प्यारे इंसान की जिंदगी में गई, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो उनके दिल से भी जो प्यार किसी से करता है तो वो अपने प्यारे को खुश देखकर मजीद खुश होता है। अच्छा, ये बताएं कि चलें हम थोड़ा सा और उस लम्हे से थोड़ा सा और पीछे जाएं, तो कोई मतलब आपके इश्क वगैरह थे? देखिए, अफेयर्स की बात अगर आप करें तो मैंने अपने काम से बहुत इश्क किया है, और जहाँ तक स्कैंडल्स की बात है तो शोबिज़ के अंदर किसी के साथ भी आपको स्कैंडल बनाने में कोई वक्त नहीं लगता। उस वक्त जो जर्नलिज्म था, आप किसी के साथ अगर 5 फिल्में कर रहे हैं या आपकी फिल्मों की तादाद उसके साथ ज्यादा होगी, या आपने उसके साथ कहीं बैठकर हंसकर बात कर ली, या आपने किसी महफिल में उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा दी, तो दूसरे दिन सुर्खियों में आपका वो स्कैंडल आ जाता है। ये बरकत कलामी माँ, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं उस बात की बात नहीं कर रहा, स्कैंडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके कोई थे या समझ लें वन साइडेड कोई उम्मीदवार थे आपकी तरफ से, नहीं सही? देखिए, शोबिज़ के अंदर डेफिनेटली जिन लोगों के साथ काम किया, हर एक की ख्वाहिश होती है कि अगर कोई लड़की का बैकग्राउंड अच्छा है और वो कुछ शक्लो सूरत की भी बेहतर है और उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, तो उसको शरीके हयात बनाया जाए। तो कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया होगा, डेफिनेटली जहां आप एक फील्ड में काम करते हैं तो लोग आपको अप्रोच भी करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात होती है मेंटल कंपैटिबिलिटी की। देखिए, हम जब एक दूसरे को जानते हैं तो हम एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता चल जाती हैं। वक्ती तौर पर आप किसी के साथ बैठे तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म आपको देखना पड़ता है कि इसका किरदार कैसा है, इसकी गुफ्तगू कैसी है, इसकी अप्रोच, इसकी सोच कैसी है। तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं जो देखने में तो बहुत जबरदस्त, बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन उसके पास कैरेक्टर नहीं है, तो उसके पास अच्छी सोच नहीं है, उसके पास कोई विजन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, मगर ये नहीं मैं कह रही कि ऐसे लोग थे मुझे जो मिले उनके पास ये चीजें नहीं थी, होंगी भी, मगर एक होता है मेंटल कंपैटिबिलिटी। मैंने इस नजर से, शादी की नजर से, मैंने अपने किसी कोलीग को नहीं देखा था। तो जितने प्रपोजल आए वो आपके मेयार को नहीं हुए? नहीं, वो बहुत अच्छे थे, शायद मैं अपने आप को उनके काबिल नहीं समझती थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी थोड़ी सोच कंजर्वेटिव है शुरू से। मैं शोबिज़ में आ गई, लेकिन अगर आप मेरी ड्रेसिंग देखें पहले दिन से आज तक, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रही, कुछ लोग उसके बाद फिल्मों के क्लिप्स दिखा देते हैं, वो मेरा काम था, वो मेरी ओरिजिनल लाइफ नहीं थी। बिल्कुल सही है। वो जो डायरेक्टर की सोच होती है, जो कैरेक्टर होता है, आप उसको वैसे पोर्ट्रेट करते हैं। मेरी जाती जिंदगी की जितने भी पिक्चर्स हैं या जितने भी फुटेजेस हैं या जितने भी कोई क्लिप्स हैं किसी महफिल के, किसी गैदरिंग के, मुझे कोई दिखा दे जहां पर मेरे लिबास में कोई ऐसी चीज नजर आई हो कि जो आंखों को मायूब महसूस हो, मेरी गुफ्तगू कभी किसी ने ऐसी सुनी हो, कभी मेरे मुंह से ऐसा कोई लफ्ज सुना हो जिसमें रिस्पेक्ट ना नजर आती हो, या मैंने कभी ऊंची गुफ्तगू की हो, या कभी कोई गालम गलोच की हो, तो ये मैंने पूरे करियर में ये चीजें मेरी शुरू दिन से आज तक। नो डाउट आपकी हम हिस्ट्री देखते हैं और आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। फिर मैं आऊंगा भाई, कितने हीरोज ने प्रपोज किया या विलन्स ने? चले ये बताएं शोबिज़ में।
देखिए हीरोज मेरे सारे बहुत अच्छे थे, सच बात है, और मेरी सबने बहुत इज्जत की। आप शान की बात करें, आप मोहम्मद राना की बात करें, आप बाबर अली की बात करें, जिनके साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया। मैंने उनके साथ भी काम किया जिनके साथ मैं उनकी बेटी भी बनी, और मैंने उनके साथ हीरोइन के तौर पर भी काम किया, जिनमें जावेद शेख साहब है। दुआ फिल्म में मैं उनकी बेटी बनी, और एक फिल्म थी, 2-3 फिल्में थी जिनमें मैं उनकी हीरोइन भी बनी। तो ये शोबिज़ में ये काम होता है, ये सब चलता है। लेकिन मेरे जितने कोलीग्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरी सबने इज्जत की, और मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने इन तमाम कोलीग्स की अगर क्वालिटीज बताऊंगी, और भी बहुत सारे हैं जिनमें मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ था जब गुल के साथ हुआ था, इस्माइल शाह मरहूम के साथ हुआ था। वो उस वक्त अपनी पीक पर थे और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं थी। मगर ये है कि वक्त के साथ साथ मैंने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया, मगर सबसे ज्यादा फिल्में मेरी शान के साथ, बाबर अली के साथ और मोहम्मद राना के साथ थी। और मेरी कामयाब फिल्में भी ज्यादातर मोहम्मद राना, बाबर अली और शान के साथ थी। ये बता, हनीमून पे कहाँ गई आप? हनीमून पे यकीन करेंगे आप मैं बस यही कहूंगी कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं जितने अपने रब के सजदे करूं उतना ही कम है। मेरे मियाँ ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना चाहेंगी आप? इटली, फ्रांस, बेल्जियम, यूरोप की किसी भी खूबसूरत मुल्क के अंदर, या आप इंग्लैंड जाना चाहेंगी? कहाँ जाना चाहेंगी? दुनिया के किस खित्ते में आप जाना चाहेंगी? तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ट्रैवल किया हुआ है, मुझे आपके साथ अपने रब के घर हाजिरी देनी है। जबकि इससे पहले मैं हज की सादत भी हासिल कर चुकी थी। ज़कात ग्रुप के साथ मैंने 2009 में अल्लाह ताला ने मुझे हज की सादत अता की, और मैं 7 से 8 उम्रे भी कर चुकी थी अपने बाबा के साथ। मगर मुझे था कि मैं जिस शख्सियत के साथ मेरी ज़िंदगी, अब जितना भी अरसा मैं इस दुनिया में हूँ, जिनके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरनी है, मैं उनके साथ भी रब्बुल इज़्ज़त के घर में हाजिरी दूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशबख्ती कि मुझे 27वीं शब को उम्रा नसीब हुआ अपने शौहर और अपनी सास के साथ अल्लाह ताला के घर में, और 29वीं शब जो थी रमज़ान की, वो मैंने मस्जिद नबी में गुजारी। माशाअल्लाह, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये बताइएगा कि हमें पता चला है कि आप मौसीकी से भी थोड़ी दिलचस्पी है, और डॉक्टर साहब को कोई गाना वाना सुनाती हैं आप? मुझे बिल्कुल मौसीकी से इश्क है, और सज्जाद अली जो है मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं और बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री के, वारिस बेग साहब से बड़ी अच्छी फैमिली टर्म्स हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो भी। अली ज़फ़र हैं, आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली खान उस्ताद हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, और इन सबको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ दी हुई है। तो इनके साथ भी और भी बहुत सारे नाम हैं, अगर किसी का भूल गए, मगर ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो जब इनके साथ मुलाकात होती है तो बड़ा दिल करता है कुछ गुनगुनाने को, गाने को। लेकिन ये है कि अब डॉक्टर साहब को कोई गाना सुनाती हैं, अगर थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए आज। तारिक को बिल्कुल कभी कभी सुनाती हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि जो तारिक गाते हैं वो अगर मैं खुद सुनती हूँ तो उसके बाद मैं रात को 1 से 2 पैनाडोल खाकर सोती हूँ। बल्कि मैं कुछ कहने से पहले बताऊं कि एक दफा तारिक को मुझ पर बहुत प्यार आया, तो मेहंदी हसन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, और तारिक ने वो गुनगुना दिया। तो अचानक मैंने कहा, तारिक आपको पता है कि क्या हुआ? कहते क्या हुआ? मैंने कहा मेहंदी हसन साहब की रूह कांप गई इस वक्त। जो आपने उनके इस गाने के साथ कर दिया है, मैंने कहा बस वो इस वक्त कांप रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे गाने के साथ। तो तारिक ने वो मुझे डेडिकेट किया था गाना, मोहम्मद वो मेरे लिए गाते हैं, मगर मैं उनको जो गाना हमेशा उनके लिए गाती हूँ वो एक तो पंजाबी का भी सुनाती हूँ, मगर एक बहुत ही प्यारा मुझे गीत लगता है कि अदनान समी खान का हमने तुमको देखते ही दिल दिया,
तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया, मेरा दिल न तोड़ो, कभी दिल से दिल मिला लो, हम भी तो हैं तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने, कभी तो नजर मिलाओ। Oh, very good. I can clap for you on the behalf of all Canada. हालांकि I wasn't expecting that you are going to say that I have to sing something, but जब प्यार और दिल से कोई चीज हो और खास तौर पे जिससे आप बहुत प्यार करते हो, और मैं अपने मियाँ से बहुत प्यार करती हूँ, और ये नहीं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो उनकी शक्ल से नजर आता है जब वो मुस्कुराते हैं, और तो उनके लिए कुछ भी कहने के लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, और मुझे उसके लिए कोई भी हेसिटेशन महसूस नहीं होती। नो डाउट रीमा जी, देखिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि और हम जो प्रोग्राम में जो बुलाते हैं यही होता है कि जो हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं या किसी भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, स्ट्रगल की है, एंड दे आर रोल मॉडल एंड यू आर वन ऑफ देम, फॉर स्पेशली फॉर न्यू जनरेशन एंड न्यू कमर्स, सीखना चाहिए। और यही एक रास्ता है जो कि आदमी एज एग्जाम्पल देखता है और फॉलो करता है, तो आई कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमारा जो है ना एक छोटा सा सेशन होता है राज की बातें, हमसे आप उसमें यस नो या शॉर्ट जवाब देंगे जी। अल्लाह ने अगर दूसरी जिंदगी दी तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ने अगर दूसरी जिंदगी दी तो लोगों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करूंगी। अच्छा, क्योंकि आज मुझे जो कमी नजर आती है ना असमा साहब जी, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी खत्म हो गई है। अगर आप महसूस करें कि लोग दूसरे को कमतर साबित करके, दूसरे की बेइज्जती करके, दूसरे की बुराइयों की तशहीर करके एक तस्कीन महसूस करते हैं। that is pretty much actually that is called सस्ती शोहरत। बस मुझे लगता है कि एक हर चीज है इस दुनिया में, लोग इल्म की बात करते हैं, इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन उसके पास अपनी जात की नफी नहीं थी। वाह, क्या बात किया। तो इसलिए आपके पास इल्म हो और उस इल्म का क्या फायदा जिससे दूसरे फायदा ना उठा सके। तो मेरे बाबा एक बात करते हैं कि बेटा, तालीम याफ्ता होने और पढ़ा लिखा होने में फर्क है। पढ़े लिखे आदमी के पास डिग्रीज होंगी, मगर जरूरी नहीं कि जिसके पास डिग्रीज हो वो तालीम याफ्ता हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई हो? अल्लाह ताला के जितने सजदे करूं कम है। मेरी अल्लाह ताला से मैंने जो मांगा मैंने अपने रब से, वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि जब मैं उनके पास वापस जाऊंगी, जब मैं उनके सामने हाजिर होंगी, तो यकीन करें कि अपनी गलतियों की माफी तो मैं हर सांस के साथ मांगती हूँ। जो करदा न करदा मुझसे कभी जिंदगी में हुई है, हर इंसान से होती है। नो वन इज परफेक्ट, नो वन शुड क्लेम टू बी वन। मगर आप यकीन करें, बस मैं अल्लाह से जब भी मेरा सामना हुआ, मैं अल्लाह ताला से यही कहूंगी, हालांकि अल्लाह तो आपकी शारक के नजदीक है, कि अल्लाह भैया थैंक यू कि मुझे आपने इस दुनिया में अपने महबूब की उम्मती बनाकर भेजा। तो खातमुन नबीयीन है, मैं उनकी उम्मती हूँ। बस सब कोशिश करते हैं कि हम कुछ अपने अंदर ऐसी पॉजिटिविटी पैदा करें, ऐसी अच्छाइयाँ पैदा करें कि हम उनकी बताई हुई एक इतनी सी बात पर भी अमल कर लें, तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है और आखिरत भी। बिल्कुल, थैंक यू। कोई ऐसा सच जो आज तक आपने किसी को ना बताया हो? ऐसा सच है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है, मगर वो आज की बात बता देना चाहूँगा। लोग अपनी अच्छाइयाँ, अपनी तारीफें करते हैं, मगर कुछ ऐसे सच होते हैं कि जिनको आप अपने अंदर रख लें और उसका गवाह सिर्फ रब्बुल इज्जत हो, तो उससे बड़ी प्यारी बात कोई नहीं होती। मुझसे किसी ने अजमत साहब पूछा कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा डरती हैं, तो मैंने आगे से कहा कि मैं उस शख्स से सबसे ज्यादा डरती हूँ जो अल्लाह ताला से नहीं डरता। क्योंकि जिसमें खौफ खुदा नहीं ना होगा, जिसके दिल में वो किसी की किरदार कुशी करने में, किसी को कत्ल करने में, किसी की बेइज्जती करने में उसको कोई डर ही नहीं होगा। और जिसके दिल में रब्बुल इज्जत का डर होगा,
चाहे इतना सा हो, खौफ खुदा होगा ना कि मैं कुछ भी कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरी इस चीज का गवाह रब्बुल इज्जत है जिसके पास मैंने जाना। अब देखिए हम उसके बनाए हुए लोगों से डरते हैं कि लोगों के पास हमारी कोई गलत कोई लूप बोलना चला जाए, कोई स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, कोई हमारी कमी लोगों के हाथ में ना चली जाए, लेकिन हम उससे नहीं डरते कि जिससे हमें डरना चाहिए। तो बस मैं उससे डरती हूँ और उन लोगों से डरती हूँ जो उससे नहीं डरते। सही। आपकी स्मार्टनेस का क्या राज है? अब तक वैसी हैं आप? मेरी एज का भी एक बड़ा एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये सवाल बहुत से लोग जो है ना देखिए एज ग्रेसफुली आपको होना चाहिए और मैंने कभी भी ना बच्चा बनने की कोशिश की है, ना मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी एज से कम उम्र की जो लड़कियां हरकतें करती हैं उस तरह की हरकतें करूं। अब मैं सच बताऊंगी, देखिए मैं अपनी एज के बारे में सच बताऊंगी वो आपको हजम नहीं होगा, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो वो मुझे हजम नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने की मैं नजर आती हूँ उतने का ही आप गेस कर दीजिए। बड़ी अच्छी बात। और फिर हर गुजरती घड़ी के साथ उम्र तो घट रही है, आप बढ़ने की बात कर रहे। जी बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, जब मेरी बर्थडे आती है ना वो मुझे यही कहता है कि जिंदगी का एक साल और कम हो गया, मुबारक हो। बस आप अंदाजा लगा लीजिए कि 14-15 साल की एज में मेरा करियर स्टार्ट हुआ था और प्रॉपर जो मैं स्टार बनी थी वो 16 साल की एज में मैं कामयाबियों ने मेरे कदम चूम लिए थे और करते करते काम कितना अरसा गुजर गया वो भी अंदाजा लगा ले। लेकिन लोग अपने पासपोर्ट के अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग कब से करियर स्टार्ट करते हैं मगर लोगों के सामने जब पॉपुलर होते हैं तो वो अपनी एज को 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये झूठ मुझसे नहीं होते, ना मुझसे होते ना मेरी दोस्त साहिबा से होते हैं। अच्छा, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, हम वाकई ही टीनेजर्स थी, हम वाकई ही बहुत कम सिनी में शोबिज़ के अंदर आई थी, तभी हमारे साथ के कई लोग हैं तो अगर हम उनके साथ थोड़ा 19-20 का फर्क लगता है तो लोग कहते हैं कि जी आप में उसमें इतना फर्क क्यों नहीं लगता। अरे भाई वो पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन के बाद शोबिज़ में आई, कई तो शादी करके आई, बच्चे पैदा करके भी आई, लेकिन जब करियर स्टार्ट किया तो वो उन्होंने रिवर्स गियर लगा कर कहा कि हम 20 साल की उम्र से हैं या 18 साल के। तो हम लोग वाकई बहुत कम सिनी में आए थे, बट मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुझे जो जितने का समझता है मैं उतने में अपने आप को बहुत खुशी में महसूस करती हूँ। गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा किस बात पर आता है? जब लोग बगैर किसी को जाने उसके बारे में कमेंट्स पास करते हैं। राइट, ओके। मैं आपको नहीं जानती और मैं आपके किरदार के बारे में, मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में गलत कमेंट पास कर दूं, ओहो रीमा के बाल जो है वो एक्सटेंशंस हैं। अरे भाई आप बगैर जाने बगैर मिले कैसे किसी के बारे में कह सकते हैं? किसी का क्या किरदार है, किसी की खूबसूरती के पीछे क्या हाथ है? अरे भाई अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करता है या एक्सटेंशन लगाता है तो ये तो बड़ी आम चीज है। आप उसकी शक्ल तो चेंज नहीं कर सकते, आप उसके फीचर्स तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, गलत बात पे गुस्सा आता है आपको? गलत बात पे गुस्सा। कभी उदास होती हैं तो क्या करती हैं? बहुत दफा उदास होती हूँ जब दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा सख्ती देखती हूँ, इतनी ज्यादा बदतमीजी देखती हूँ तो बहुत उदास होती हूँ, बहुत दुख में मुब्तला होती हूँ कि हम इंसान होकर अपने आप को जानवरों से भी नीचे ले जाते हैं। जब इस तरह की खबरें सुनती हूँ कि जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, जो लोग अपनी बीवियों पर तेजाब फेंक देते हैं या बहनों पर और मारते पीटते हैं या गालम गलोच देते हैं, तो बहुत उदास होती हूँ और तब अल्लाह मियाँ से बहुत सारी बातें करती। कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। एक होता है एक बिल्कुल जो वाकई जिंदगी बदल। अज़मा साहब बहुत सारे हैं ऐसे वाकयात, आप यकीन कीजिए, मगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत पॉजिटिव किरदार है मेरी जिंदगी के अंदर, जिनमें से किसी एक का नाम भी भूल गई तो वो
मेरे ख्याल में गलत हो जाएगा, मगर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जिनकी वजह से मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत पैदा हुई। मैं बहुत गुस्सील थी व्हेन आई वाज 15-16 टिल 20। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, मैं एक्सप्रेस भी कर देती थी, क्योंकि पर्शियन पठान ब्लड है, तो वो एकदम मुंह लाल टमाटर की तरह हो जाता था, और गुस्से वाली बात पर मैं फौरन कंडेम करती थी। और कोचे हम छोड़ेगा नहीं तुमको, तुमने बोल कैसे दिए? बच्चों दी दाखिल मसरूर शुदा। तो मुझे आप यकीन करें कि फिर मुझे लगा कि ये मेरी कमी है। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाता है या मेरी किसी कमी के बारे में बात करता है, तो बजाय कि मैं गुस्से से उसको जवाब दूं, मैं अपनी उस कमी को दूर करूं। राइट, सही, अपने आप की करना, अपने आप। Because I have a firm belief that self improvement is the best approach. कि आप अपने आप को बेहतर करें rather than into peeping somebody else's life. तो आप किसी दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय या गुस्से से उसको जवाब देने की बजाय, आपकी यही जीत है कि जो आप पर तनकीद कर रहा है, नेक्स्ट डे या कुछ अरसे के बाद वही आपकी उसी चीज की तारीफ कर रहा है, तो ये आपकी जीत है। अगर मुझे कोई कहता है बहुत उर्दू बोलने की, उर्दू दान बनने की कोशिश करती हैं, या बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलती हैं, तो बनावट के साथ बात करती हैं, तो मुझे वो बुरा नहीं लगता, इसलिए कि ये मुझे लगता है कि ये मेरी पॉजिटिविटी है। मेरी अच्छाई अगर उनको बनावटी लगती, जैसे मैंने कहा, जो आपके अपने अंदर होता है वही आपको दूसरों में नजर आता है। आपके अंदर जो कमियां हो, आप दूसरों की अच्छाइयों को उन कमियों में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपको कोई गलत बात कहे, तो आप समझें कि कह कौन रहा है। मैं हमेशा देखती हूँ कि बात किसके मुंह से निकल रही है और बात क्या निकल रही है, तो मैं कहने वाली शख्सियत को दरगुजर कर देती हूँ, मैं उसकी बात का असर लेती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि खवातीन को हर इवेंट के लिए एक नया जोड़ा क्यों चाहिए होता है? ये तो अल्लाह ताला ने औरत को कहा है कि खूबसूरत नजर आओ, और खूबसूरत नजर आने के लिए मैं नहीं समझती कि हर दफा आपको नए जोड़े पहनने चाहिए। अभी मैंने कोई कीमती लिबास नहीं पहना, बट मेरा अंदर मुतमईन है कि मैं खूबसूरत नहीं तो मैं अच्छी लग रही होंगी। एक दफा होता है ना, तो बिल्कुल फिर वो एंड पे चला जाता है, उसके बाद उसका नंबर नहीं आता। ये हमारी हमारी इस आज की दुनिया में ये भी एक रेस है कि हम लोग एक दूसरे से बेहतर नजर आने के लिए हम ज़ाहरी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कि मेरा लिबास बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे बाल बहुत अच्छे कर्ल होने चाहिए, मेकअप बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, बट कि मेरी अप्रोच है कि आपसे अच्छा लिबास शायद दूसरे ने पहना हो, आपसे शायद अच्छा मेकअप दूसरे ने किया हो, शायद आपसे ज़्यादा हीरे जवाहरात दूसरे के पास हो, मगर वो कहते हैं कि जब आपका मुंह खुलेगा, जब आपके मुंह से बात निकलेगी, वो कितनी खूबसूरत है, उसका कितना वजन है, वो माने रखती है। तो बस जब ये मुझे इदराक हुआ कि असल खूबसूरती तो आपके अंदर है जी। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश और कितने खूबसूरत नजर आते हैं, जिंदगी की असल खूबसूरती ये है कि आप दूसरों में कितनी खूबसूरतियां बांटते हैं और दूसरों को किस खूबसूरत नजर से देखते हैं। सही कहा। तो बस मेरे ख्याल में लिबास से ज्यादा खूबसूरत किरदार और खूबसूरत अल्फाज ये बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, हम पहले की बात नहीं करेंगे, शोबिज़ में आपकी आज की जो आपका स्टेटस में बात करेंगे। तैयार होने में कितना टाइम लगाती है? मुझे ज्यादा सिर्फ बालों में टाइम लगता है, बाल वॉश करने में और बाल धोने में, क्योंकि लंबे हैं और मैं अभी जो अपने ऑयल पे काम कर रही हूँ और शैम्पू पे जो लोग मुझसे सीक्रेट पूछते हैं कि आप शेयर करें हमसे, तो वो पिछले गुज़िश्ता 2-2.5 साल से लोगों ने अगर देखा हो कि मेरे बाल पहले से लंबे हो गए, हालांकि मैं भी ट्रिम करवा देती हूँ। ये भी कुछ बता दें, मैं बेहतरी कर लूँ। जी बिल्कुल, देखिए ये ऑयल और इसकी जो भी रेसिपीज हैं वो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर सबसे पहले मैं उसको खुद पर इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी वजह से कभी दिल करता है बाल थोड़े कटवा दूं, इतने कर दूं, मगर एक तो इसलिए कि मैं जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगी तो लोग पूछेंगे कि आपके अपने बाल, तो फिर वो मैं लोगों के साथ डेफिनेटली उनको बताऊंगी भी, और फिर कुछ लोग आकर पर्सनली मेरे साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट के जरिए देखेंगे, बाल भी मेरे चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल है या ये नकली है या क्या है। तो एक तो ये वजह, दूसरा मेरे जेनेटिकली भी हम सारी बहनों के बाल अच्छे हैं, मगर मैं तवज्जो बहुत देती हूँ। मेरे मियाँ को लंबे बाल पसंद हैं,
इसलिए नहीं कटवाती। और मेरा बेटा 5.5 साल का है, उसको भी मम्मा के लंबे बाल बहुत पसंद है। इसलिए दिल करता है कि मॉडर्न नजर आने के लिए या अपनी उम्र से छोटा लगने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं बाल कटवा दो, मगर मुझे ना अपनी उम्र से छोटा लगने की कोई ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे किसको मुतासिर करना है। मैंने जैसे कहा, मुझे अपनी कोई अच्छी बात कर लूं, कोई अच्छा अमल कर लूं, मैं उससे मुतासिर करूं रादर देन कि मैं अपनी सिर्फ एक वक्ती लुक से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करूं। तो वो तो नकली तरीके से आप कर सकते हैं, तो मुझे नकल को इस्तेमाल नहीं करना, सही, मुझे असल को लेकर चलना। ओके, अच्छा ये बताएं कि रिलैक्स कैसे करती हैं, क्या हॉबीज हैं? मैं वो नहीं पूछूंगा आपसे आपका वॉलंटियर वर्क, आपकी शोबिज़, जो अब नई आपकी चीजें, क्या शौक है आपके, क्या करती हैं? मैं आजकल कुछ लिख भी रही हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। जैसे आजकल मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, जिनको कोई नॉलेज है, उनके दिल में कितनी वुसअत है। वो पर्सनालिटीज अगर कोई किताब की सूरत में अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के लिए लोगों के साथ शेयर करते हैं या लोगों की बेहतरी के लिए छोड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की बहुत कदर है मेरी नजर में। और वो लोग जिनके पास बहुत इल्म है और वो अपने आप को बहुत आलिम समझते हैं, मगर वो अपना इल्म सिर्फ अपनी जात तक रखते हैं और वो उसको फैलाते नहीं। तो मैं आजकल ऐसी चीजें भी देख रही हूँ। और इसके अलावा नेचर को बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हर चीज के पीछे क्या वजह है। और फिर अगर मैं बहुत गहराई में जाऊं तो मैं फिलोसफर बनने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं देखूं कि यहाँ पर 4 सीजन्स आते हैं अमेरिका के अंदर, अगर आपने देखा हो तो हमारा स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। तो आप देखें कि हर चीज, हर सीजन की अपनी खूबसूरती है। वो आगाज में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन जब वो खत्म हो रहा होता है तो उसकी लोगों को लगता है कि वो उसके अंदर खूबसूरती खत्म हो गई, मगर मुझे लगता है कि वो जब खत्म हो रहा होता है तो वो ज्यादा खूबसूरत हो रहा था, क्योंकि वो दूसरे सीजन को मौका दे रहा होता है। तो इससे भी मैं सीखती हूँ कि हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। हमें, अगर हम किसी ओहदे पर पहुंच गए हैं, जैसे मैं बीइंग ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाऊं। वो सिंगिंग में हो, वो लिरिक्स में हो, वो स्टोरी राइटिंग में हो, वो एक्टिंग में हो, तो मैं दूसरों को भी मौका दूं। जो फ्लेवर्स मैंने एंजॉय किए हैं और इसको पॉजिटिविटी के साथ मैं लेकर चली हूँ, इस तरह दूसरों को भी मौका मिले। ओके, सही। एक्ट्रेस नहीं होती हैं आप, तो क्या होती? मैं टीचर होती। I honestly I wanted to become a teacher when I grew up, but it was absolutely my good luck कि I entered into the showbiz industry. क्योंकि कोई भी फील्ड आसान नहीं होती है साहब। हर फील्ड के अंदर आपको बहुत 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 हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। लोग समझते हैं कि आपको तश्तरी में कोई चीज मिल जाती है, नहीं। स्टार बनना, पॉपुलर होना बहुत मुश्किल, और उस पॉपुलैरिटी को और उस स्टारडम को ग्रेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कायम रखना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। वो कोई भी फील्ड हो, वो कोई भी मीडियम हो। आप देखिए, आज कोई भी अपने टेलीफोन के जरिए अपनी वीडियो बनाए, वो रातों रात पॉपुलर हो सकता है। कोई भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो बात कर दे, वो बुरी हो अच्छी हो, वो फौरन बहुत सारे उसको फॉलोअर्स हो जाएंगे। लेकिन वो आप सस्टेन कैसे करते हैं? आपको जो प्यार करते हैं वो आपकी दुनिया से जाने के बाद भी आपको क्यों अच्छे लफ्जों में याद रखते हैं? तो यही, इस चीज को कायम रखना बहुत मुश्किल है, और बस इसी पर मेहनत करनी चाहिए। सही। आपने एक एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा था। जो ये आपने मोइन अख्तर साहब एक प्रोग्राम करते थे कटहरा, ये सवाल उन्होंने मुझसे 2015 में, नहीं 2005 में किया था। अच्छा, ये 20 साल पहले की बात आपने कर दी, 15-20 साल पहले की। अच्छा, तो बताएं आप कौन था और क्यों मारा था? देखिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, और जैसे मैंने कहा कि मैं शुरू में गुस्सील थी। अब ये जिस वक्त की बात करें, उस वक्त मैं मेरे ख्याल 18 या 19 साल की होंगी, और मुझे याद है कि मैं मिस इस्तांबुल की शूटिंग कर रही थी, मैडम शमीम आरा की, जो मेरी मेंटोर भी है और मेरे लिए मदरली फिगर थी वो। मैंने ज्यादा काम उन्हीं के साथ किया, और सही मानों में जावेद फाजिल साहब के बाद मुझे जो सुपरस्टार बनाने में
अल्लाह ताला की रहमत के बाद मैडम शमीम आरा को मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगी क्योंकि फिल्में जी हाथी मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, बेटा, हम तो चले ससुराल, मिस इस्तांबुल, दुनिया है दिल वालों की नॉन स्टॉप लगातार हिट फिल्म है और वो मैडम शमीम आरा का क्रेडिट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं एकदम इतनी बहुत सारी सुपरस्टार्स की मौजूदगी में मेरी अपनी एक हैसियत बन गई। तो उनको जो थप्पड़ मारा था वो एक सीन था मिस इस्तांबुल का। हम इस्लामाबाद में शूटिंग कर रहे थे, कुछ सीन्स करने थे, उसका वाइंड अप था। उसमें बहार बेगम थी, बाबर अली थे, सऊद थे और शफकत चीमा साहब थे और बहुत सारे हमारे कुछ जूनियर स्टार्स थे। तो उस खातून ने, पब्लिक भी बहुत थी, 150-200 पठान भी था, पहाड़ी के ऊपर हम शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे डायलॉग बार बार वो भूल रही थी और बिल्कुल मगरिब का वक्त था, सूरज गुरूब होने वाला था और नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी ताशकंद की, जहाँ सैयद नूर साहब की फिल्म के लिए मुझे जाना था। काबू का नशीमन के लिए मुझे फ्लाई करना था। ताशकंद मुझे जाना था, वहां भी सारा यूनिट वेट कर रहा था, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एक दिन भी एक्सटेंड कर सकती। अब वो टाइम इतना कम था तो वो खातून बार बार डायलॉग्स भूल रही थी और मुझे टीज कर रही थी। वो चुप नहीं करती, तो मैडम शमीम हमारा दूर से कहती, रीमा तुम लाइंस क्यों नहीं बात बोल रही? मैंने कहा मैडम ये खातून मुझे मौका नहीं दे रही है, चुप करेंगी तो मैं बोलूंगी। और इस चीज के गवाह सऊद भी थे, बाबर अली भी थे, बहार आंटी भी थी, शफकत चीमा साहब भी थे और भी हमारे जूनियर स्टार्स। अच्छा, उनको 1-2 दफा मैंने जब कहा ना अजमत साहब, मैंने कहा देखे अब मैं भी 18-19 साल की थी और गुस्सा भी पठान और वो पब्लिक प्लेस। उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको 2-3 दफा मना किया कि आप देखें आप टाइम कम है हमारे पास, आप अपनी लाइन को कहकर चुप कर जाएं ताकि मैं अपनी लाइन बोलूं और ये वाइंड अप का सीन क्लोज हो जाए जी। उन्होंने मुझे बहन की गाली दी। अच्छा वाओ अच्छा, मुझे 1 सेकंड के लिए, तो मुझे 2-3 दिन का जगराता था क्योंकि मैं नॉन स्टॉप डे नाइट शूटिंग्स कर रही थी, तो मुझे आगे ट्रैवल करना था। दूसरा, कभी मैंने जिंदगी में अब्यूसिव लैंग्वेज ना सुनी थी अपने घर में, ना मैंने कभी इस्तेमाल की थी, तो मुझे गाली देनी आती नहीं, ना मैंने कभी गाली सुनी थी। तो जब उन्होंने गाली दी तो मुझे तो लगा धुआं निकला कानों से, आंखों से, और इतने लंबे बाल मेरे यूं करके खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या कहा आपने? मैंने मतलब एक तरह से उनको वार्निंग दी जी कि शायद वो मुझे सुनने में गलती हुई है। तो उन्होंने कहा कि फिर दोबारा उन्होंने गाली दी, बस वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि मुझे गाली आती नहीं देनी, तो बस वो हाथ उठ गया। और वो दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी जिसमें वो अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, कर्मा फिल्म का नाम था, कि ये थप्पड़ की गूंज तुम्हें सारी जिंदगी याद है आपको खातून को? वो याद दिलाती रहेगी कि आइंदा मुंह से गलत लफ्ज नहीं निकालना, और खास तौर पे गाली, और गाली भी वो भी बहन की गाली। बस वो जो थप्पड़ पड़ा था, और फिर हम लोग, आपको पता है कि दूध दही खाकर जवान हुए, बड़े हुए थे, तो वो एक थप्पड़ में ताकत बहुत थी। वो उनके बाल भी कुछ करली से थे, तो वो रोल करती हुई वो गिर गई। और बस फिर कटेड शॉट के वो 3-4 साल तक मेरे सामने नहीं। अच्छा। निगार अवार्ड होता था या ग्रेजुएट अवार्ड होता था, तो आपको पता था कि मैं अगर अंदर बैठी हूँ तो वो बाहर से वापस चली जाती थी, और अगर उनको होता था कि मैं अंदर एंटर होने वाली हूँ तो फटाफट सीट से उठकर चली जाती। तो 4-5 साल तक उन्होंने मेरा सामना नहीं किया। और फिर उन्होंने बहुत सारी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कहा कि आप इनको कास्ट ना करें। मैं और उनके साथ एक और भी कोलीग थी मेरी, वो बहुत टैलेंटेड, मगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, मगर इन दोनों ने कहा कि आप रीमा को साइन मत कीजिए और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फिल्म में काम करेंगे। तो फिर इसी तरह बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज के पास भी अप्रोच किया, जैसे पेप्सी था, बारी टेलीकॉम था, हेड एंड शोल्डर्स था, लक्स था। तो जिस ब्रांड की मैं एम्बेसडर थी उनके पास, एजेंसीज के पास ये गई कि आप रीमा को मत लीजिए, तो हम आपको बहुत कम अमाउंट में हम आपकी प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करेंगे। तो बस फिर नॉन स्टॉप एक पता नहीं क्या गुस्सा उनको मुझ पर कि मेरी शादी भी हो गई, मेरे पास मैं दूर 7 समंदर पार आ गई, मगर उनके दिल से पता नहीं वो जो एक नफरत मेरे लिए है वो क्यों है,
किस लिए है और वो ख़त्म क्यों नहीं होती, ये भी मुझे नहीं समझ आता। बट उनके लिए मेरे आज भी दिल से दुआ है कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे और अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर ऐसी प्योरिटी पैदा करे कि वो नेगेटिविटी को खत्म कर दे। अच्छा, ये बस तो वो थप्पड़ मारा था, अच्छा। उसके बाद मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। अच्छा, शान के साथ आपने बड़ी मूवीज की, फिर अचानक शान के साथ क्या पड़ा हुआ? शान के साथ मेरा करियर स्टार्ट हुआ और शान ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी बिग फैमिली। रियाज शाहिद साहब बहुत बड़े राइटर, उनका बेटा, नीलो आंटी बहुत बड़ी सुपरस्टार, उनका बेटा। तो शान के अंदर एक था कि मैं बहुत बड़े माँ बाप का बेटा हूँ। और फिर शान उस वक्त के वाहिद टीनेजर सुपरस्टार थे, क्योंकि इस्माइल शाह साहब की डेथ हो गई थी, अजब गुल साहब कम फिल्में कम कर रहे थे, तो शान वाज द ओनली सुपरस्टार, यंग सुपरस्टार, अकेला था शान। और लड़कियां बहुत सारी थी, मैं थी, मदीहा शाह थी, साहिबा थी, नरगिस थी, रूबी न्याजी थी, खुशबू थी, और इसके अलावा बहुत सारी और भी लड़कियां थी यंग, रेशम थी, मीरा थी, नूर थी, मगर सना थी। तो शान के पास बहुत चॉइस थी। अच्छा। मगर मेरे साथ कुछ फिल्मों के बाद शान ने कहा कि भाई मैं बाकी लोगों के साथ ज्यादा काम करूंगा। तो शान ने मदीहा शाह के साथ उनकी फिल्म हिट हो गई। क्या वजह थी, क्यों कहा हमने? आई थिंक मैं सबके साथ काम कर रही थी। मैं अपनी से डबल एज के हीरोज जो थे उनके साथ भी कर रही थी, और लकीली अजमत साहब मेरी सबके साथ फिल्में हिट हो रही थी। मेरी इजहार काजी साहब के साथ भी फिल्म हिट हो गई। मैं जो नए यंग लड़के थे जिनको कोई नहीं जानता था, मैं उनके साथ भी काम किया, मेरी उनके साथ भी फिल्में क्लिक कर रही थी। और मेरी गुल्लू साहब के साथ भी, गुलाम मुहीउद्दीन साहब मेरे उस्तादों की तरह है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके साथ भी मेरी फिल्में हिट हो रही थी। जावेद शेख के साथ भी, यंगस्टर्स के साथ भी, मेरे कोलीग्स के साथ भी। तो शान ने जब काम किया, आई थिंक हमारी डेट्स का भी थोड़ा क्लैश हो गया था। उसके बाद फिर शान 2-3 साल के लिए खुद ही शोबिज़ से चले गए, और फिर उनका कम बैक जो हुआ तो वो 97 में दोबारा से उनका कम बैक हुआ फिल्म घूंघट से और फिल्म निकाह से। तो फिर मैंने जब उनके साथ फिल्म निकाह की तो वो ब्लॉकबस्टर हुई, और फिर उसके बाद पंजाबी फिल्मों का ट्रेंड आ गया। तो फिर 2000 से मैंने कहा, कुछ मैंने की पंजाबी फिल्म्स, मगर फिर मुझे लगा कि मैं सूटेबल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ गाने और कुछ सीन्स होते थे जो लड़की के हिस्से में आते थे, तो ज्यादातर मेल ओरिएंटेड फिल्म्स थे। तो फिर उसमें कोई मार्जिन भी इतना नहीं था। तो फिर 2000 के बाद मैंने लास्ट फिल्म जो की वासिफ अली पोता साहब की फायर की थी 2001 में। फिर मैंने सारी फिल्मों के एडवांसेस जो थे वो वापस कर दिए, और मैंने बीइंग ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद अपनी फिल्म अनाउंस की, कोई तुझसा कहां, जो 2004 में मैंने 2003 में स्टार्ट की थी और 2005 में वो रिलीज हुई। अच्छा, ऐसा हुआ था, जो तो आपने हीरोज की बात बताई कि किस तरह से हीरोइंस को सिलेक्ट करते थे, कभी आपने ऐसा किया नहीं मैं इस हीरो के साथ नहीं इसके साथ काम करूंगा? नहीं, मैंने कभी भी नहीं। मैंने बिल्कुल जो नए लोग थे उनके साथ, बल्कि बाबरा जी का रिकॉर्ड था, वो हमारे लिए बहुत बड़ी आइडियल पर्सनालिटी, कि उन्होंने सबसे ज्यादा हीरोज के साथ काम किया। उनका रिकॉर्ड आई थिंक अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आए तो शायद मेरा नाम शामिल हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नए लड़कों को चांस दिया था, जिनके साथ काम किया, वो मैंने किया। आई थिंक मुझे याद है कि मेरे अभी तक अगर हीरोज की तादाद हो तो 30 से 35 हीरोज के साथ मैंने काम किया। वाह, जबरदस्त। अच्छा, आजकल की जो मूवीज बन रही हैं उसमें आप रैंकिंग अगर करेंगी तो कौन टॉप 3 हीरोइंस और कौन टॉप 3 हीरोइंस है? क्विकली। अजमत साहब, सभी देखिए, आजकल हर चीज बहुत आसान भी हो गई है और बहुत मुश्किल भी। आसान इस तरह से कि अब लोगों के लिए आपको अप्रोच करना मुश्किल नहीं। टॉप मुझे बताएं, आप देखती होंगी, आपकी नजर है, आपका तजर्बा है, टॉप मुझे बताएं, आप क्या समझती हैं कौन टॉप दोनों कैटेगरी में इस वक्त? देखिए, अगर इस वक्त जो फिल्में बन रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से मैं अगर आज की जनरेशन को, बल्कि हमारे से कुछ अरसे बाद ही आए जो कुछ, मगर आज चूंकि वो काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनमें मैं समझती हूँ कि फवाद खान है, फहद मुस्तफा है, हुमायूं सईद है। ओके, व्हाट अबाउट हीरोइंस? जी, हीरोइंस में भी डेफिनेटली माहिरा खान है, माया अली है, और ज़ारा नूर अब्बास है। तो ये लड़कियां हैं जो बहुत, और भी इनके अलावा और भी, लेकिन
मैं एक लड़की का नाम लेना चाहूंगी, खातून का, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, वो है आयजा खान। क्यों? आयजा खान मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि एक तो वो दोनों चीजों को बहुत बैलेंस करके चल रही है। वो कामयाबी, उनको मेरे पास तुम हो कि कामयाबी आई थिंक उन्हें रिकॉर्ड बीट करती है। ड्रामा इंडस्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे, हम सफर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये कर्फ्यू का समा था मुल्क में इस वक्त जब लास्ट। तो आयजा खान को जो कामयाबी, जो बुलंदी और जो शोहरत मिली, उस उन्होंने उस कामयाबी को अपने सर पे सवार नहीं किया और वो अपने उसी रवैये को लेकर साथ साथ चली। तो मुझे इन सब से, अगर मैं पर्सनली अपनी जात की बात करूं, तो आयजा खान इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी, और इमरान अब्बास जो अपनी ग्रेस को, अपने टैलेंट को और अपनी शोहरत को, तीनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो इनके अंदर कोई तकब्बुर नाम की चीज नजर नहीं मुझे आती, और कामयाबी को उन्होंने सर पे सवार नहीं किया। वरना मैंने देखा कि जिनको जरा सी कामयाबी मिलती है, उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो जाती है। बट आयजा एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बीवी है और एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी, और इसी तरह इमरान अब्बास भी। अच्छा, गुड। रीमा जी, हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। कुछ मेरे सवालात हैं, हम उनको क्विकली उसके जो है ना रिव्यू करेंगे। ये बताइए कि आजकल की जो मूवीज बन रही हैं, आप मुतमईन हैं उनके मेयार से? देखिए, मेहनत कर रहे हैं बस। अब सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, कोई वैरायटी नजर नहीं आ रही। टेकिंग में भी मुझे वही सब चीजें, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बस जो फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग और कमर्शियल इंडस्ट्री से डायरेक्टर्स गए हैं, तो वो जब फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में फिल्म की कमी महसूस होती है। फिल्म का एक टेम्पो है, फिल्म का एक टेम्परामेंट है, आपको उसको लेकर चलना होता है। तो मुझे मैं यही आपके प्रोग्राम की वसातत से कहूंगी कि कराची इंडस्ट्री और लाहौर इंडस्ट्री में एक जो गैप आ गया, इसको हमें फिल करना है। कौन सा गैप? लाहौर इंडस्ट्री के पास जो है एक्सपीरियंस है, कराची इंडस्ट्री के पास इस वक्त फैसिलिटीज हैं। तो अगर एक्सपीरियंस और फैसिलिटीज दोनों को मर्ज करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो आप देखती हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कभी बॉलीवुड के मुकाम पे पहुंचेगी? देखिए अजमत साहब, आप हमारी इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और इसके अलावा उनको फंडिंग कहाँ से आती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज से आप 15 साल पीछे चले जाएं, आप उनकी फिल्मों का मयार देख लीजिए, आप उनके अवार्ड्स को देख लीजिए। फॉर द लास्ट 15 years में जिस तरह उन्होंने ग्रूम किया और किस तरह से किया, वो किसी से पोशीदा नहीं है। मेरी इंडस्ट्री को मैं इसलिए, ये नहीं कि मैं कोई बहुत एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट। विदाउट एनी सपोर्ट हमारे जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, और हम अपनी मदद आपके तहत अपनी फिल्में खुद बना रहे हैं, अपनी फिल्मों में एक्ट भी खुद कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी खुद कर रहे हैं, जबकि कोई इदारे नहीं बने हुए, कोई सपोर्ट नहीं है। तो हमारी इंडस्ट्री को आज भी इतना टैलेंट तो है ना कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे सिंगर्स को बुलाते हैं, हमारे आर्टिस्टों को बुलाते हैं, हमारे राइटर्स को बुलाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ फैसिलिटीज की कमी है, टैलेंट की नहीं। और उस कम महदूद चीजों के बावजूद अगर हम अपनी पहचान बनाए रखे हुए हैं, तो इसमें हमारी इंडस्ट्री को, हमारे आर्टिस्टों को, हमारे डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, म्यूजिशियंस को जितना भी क्रेडिट दिया जाए उतना ही कम। आप कितना मिस करती हैं इस वक्त शोबिज़ को? आप एक दूसरी जो है ना वो लाइफ में आ गई हैं, क्या कितना मिस करती हैं? मेरे अंदर है मेरा शोबिज़, दे आर माय फैमिली। तो क्या रीमा की वापसी होगी? पहचान है। रीमा की वापसी होगी दोबारा? देखिए, मैं अपनी हर चीज को अपनी ग्रेस के साथ करती हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं अब कहूँ कि मैं साड़ी पहनकर हवा में गाने पिक्चराइज करूँ, तो आई डोंट वांट टू डू इट। मैं खुद नहीं करना चाहूंगी, चाहे मैं जितनी भी ग्लैमरस नजर आऊं। मुझे हर चीज को अपनी ग्रेस के साथ करना है। तो मेरी इंडस्ट्री मेरे अंदर है। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ भी, जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगी उसमें मैं डेफिनेटली नए लोगों को चांस दूंगी, और अकॉर्डिंग टू माय पर्सनालिटी। और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कैरेक्टर हुआ जो करते हुए मुझे खुशी और फख्र हुआ, और मेरे फैंस को देखकर
मुझ पर एक दोबारा से एक मान होता है ना, जैसे कि ये मेरा आर्टिस्ट इस काम में बहुत अच्छा नजर आ रहा है और इसको यही करना चाहिए था, तो ऐसा कुछ काम हो तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू। कनाडा, यूएस में आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल कर रही हूँ। अच्छा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई नई आपका नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, लॉन्च कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल उस पर काम कर रही हूँ, और फरहान आलम साहब मेरे साथ हैं उसमें, और इंशाल्लाह कबल इस वक्त आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिफोर द टाइम इज द बेस्ट जज। इंशाल्लाह जब भी मैं कहती हूँ कि गुड वर्क स्पीक्स इटसेल्फ, अच्छा काम खुद बोलता है, तो उसके लिए दावे मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, तो प्रैक्टिकली जो है ना जो आप करेंगे वो लोगों के सामने आ जाएगी। बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं जो भी काम करूं वो लोगों के अंदर एक अच्छाई जो है ना उसको स्प्रेड कर सके, वो मेरी फिल्म के जरिए हो, मेरी किसी प्रोजेक्ट के जरिए हो, या मेरी पर्सनल लाइफ के जरिए हो। एनीवे, थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके नए प्रोजेक्ट में। दूसरा ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आने का आपका कोई इरादा है? पॉलिटिक्स भी मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हमारे जितने भी सियासतदान होते हैं वो एक तरह से हमको जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो किस तरफ लेकर जाएंगे हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की तरक्की को। आपका आने का प्लान है कोई पाकिस्तान में? जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स आपको पसंद हो तो आप उसमें पर्सनली एक्टिव भी हो। मैंने पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज किए हैं, मैं बहुत शौक से हर एक की बायोग्राफी पढ़ती भी हूँ और उसको ऑब्जर्व भी करती हूँ पर्सनालिटी को, मगर खुद पॉलिटिक्स में आने का नहीं है, मगर ये है कि पॉजिटिविटी को एनहांस करने का इरादा है, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर ही क्यों। सही। अगले 5-10 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, एक लम्हे की नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मेरी बहुत 5-10 साल जो है बहुत मजीद मेहनत के हैं, बहुत स्ट्रगल के हैं, क्योंकि मुझे जहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ वहाँ मुझे पूरा टाइम अपने बच्चे को भी देना है, अपने हस्बैंड को भी देना है, तो इन दोनों चीज़ों में जी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ताकतवर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बस अगर इस चीज़ को मैं ईमानदारी के साथ और ग्रेस के साथ निभा गई तो लोग 10 साल बाद अगर जिंदगी रही आप इस तरह इंटरव्यू कर रहे हुए, तो मुझे लगता है कि कुछ और जो है ना फेदर्स जो है वो मेरे कैप पर लग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। मुल्क और कौम के लिए आप क्या करना चाहेंगी अगर आपको वो मौका मिला? बहुत कुछ कर भी रही हूँ और करना भी चाहूंगी। जरूरी नहीं कि लोगों के लिए कुछ करने के लिए आपके पास पावर हो, आपका इंसान होना सबसे बड़ी पावर है जी, आपका पॉजिटिव होना सबसे बड़ी पावर है, आप अच्छी बात के जरिए भी लोगों में अच्छाई को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा है कि मुझे जब भी मौका मिला अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मेरा 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 दिल जो है वो मेरे वतन के अंदर धड़कता है, तभी मैं इतना अरसा वहाँ जाकर गुजारती भी हूँ। मुझे वहाँ की गर्मी, लोड शेडिंग, लोग कहते हैं कि जी बातें करने के लिए आसान है, आसान नहीं है। मैं 6-6 महीने वहाँ रही हूँ, लोड शेडिंग भी बर्दाश्त की, मच्छर भी देखे, गर्मी भी देखी, पानी भी नहीं था, सब कुछ बर्दाश्त किया। मुझे किसी ने कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कहा कि वहां जाकर रहो, मेरा घर है, सब फैसिलिटीज मेरे पास यहाँ पर है। तो अगर मैं कुछ करती हूँ और मुझे उसकी तशहीर करने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल है और मैं जो कुछ भी दिखाकर भी और बगैर दिखाए अपने लोगों के लिए कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। और वो देखिए, जो रिजल्ट है ना वो लोगों से मत एक्सपेक्ट करें, वो ऊपर वाले से करें, और मैं उसी से करती हूँ। तभी मुझे, मैं मिट्टी में हाथ डालती हूँ तो वो सोना हो जाती है ना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती, मुझे लोगों के सामने अच्छा नहीं बनना। अगर मैं अच्छी बीवी हूँ तो मेरे मियाँ को पता है, मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अच्छी माँ हूँ, मेरे बेटे को पता है, उसकी तरबियत से नजर आएगा, मेरे मियाँ की मुस्कुराहट से पता चलेगा। अगर मैं एक अच्छी पाकिस्तानी हूँ तो मेरे किरदार से मैं बाहर रहकर अपने मुल्क के लिए क्या अच्छी बात करती हूँ। यहाँ पर हम जब किसी सेनेटर से मिलते हैं, किसी कांग्रेसमैन से मिलते हैं, मैं अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, अपने मुल्क की कैसे बात करती हूँ, तो वो मुझे रिजल्ट अपने रब की तरफ से मेरे काम में बरकत पड़ जाती है। तो पॉजिटिविटी को इनहेंस करने के लिए लोगों का इंतजार मत करें कि लोग आपको कितना तारीफ करेंगे।
अरे लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्होंने जो नेगेटिव होंगे, उन्होंने आपकी अच्छाई में भी नेगेटिविटी ढूंढनी है, और जो अंदर से पॉजिटिव होंगे वो आपकी बुराई में भी आपकी अच्छाई ढूंढेंगे। तो इसलिए बस अच्छाई को लेकर चलिए, और जब तक मैं जिंदा हूँ, जितनी मेरी जिंदगी है, मेरी अपने अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मैं अपने हर अमल से, अपने हर काम से ऐसा काम करूं जो दूसरों के लिए बेहतर हो, जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा हो। मैं कभी किसी को जो मुझे बुरा भी कहते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहती, इसलिए कि मैं अपनी अच्छाई को उनकी वजह से बुराई में क्यों तब्दील करूं। सही। आखिर में मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा एक यूथ के लिए कोई मैसेज है। मैं हर अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूथ हमारे जो है फ्यूचर की, मुल्क की जो है वो दौर संभालेगा, उसके लिए आपके कोई मैसेज? देखिए, पहले तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि डू गुड टू ह्यूमैनिटी थ्रू योर एक्ट्स एंड डीड्स, लिव फॉर अदर, यू विल नेवर डाई। और अपनी यूथ के लिए मैं यही कहूंगी, आपके पास जब तक आपकी सांसें हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास, यू पीपल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आपके पास एक जिंदगी का एक लंबी दौड़ है। अब आपने ये तयन करना है कि इस दौड़ को आपने किस तरह से अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कोलीग के लिए, अपने हमवतनों के लिए अच्छा और रोशन करना है। एक इंसान अगर अच्छाई के रास्ते पर चलेगा तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन उनके अंदर डेवलप करेगा। अपनी इज्जत करें, अपने रिश्तों की इज्जत करें, अपनी इज्जत करें, दूसरों के लिए दूसरों की इज्जत करें और दूसरों में इज्जत बांटें, क्योंकि आई हैव अ फर्म बिलीफ इन इट कि जो इज्जतदार होता है वो दूसरे की इज्जत करता है। तो आप दूसरों को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को भी कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को भी कर रहे होते हैं, अपने खानदान को भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए कुछ भी करते हुए, कोई अमल करते हुए ना भूलें कि आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के भाई हैं, और सबसे बढ़कर आप इस मट्टी के बेटे हैं। इस वतन की बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। तो खुदा के लिए अगर हम लोग खुद अपना एनालिसिस कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि हमारा आने वाला वक्त जो है वो बहुत रोशन होगा। बस अपने रिश्तों को इज्जत दीजिए, और अपने रिश्तों को इज्जत देने से पहले इज्जत और बेइज्जती के बीच में तयन कीजिए, मवाजना कीजिए, और उसको अपने अंदर पैदा कीजिए। जब आप अपने अंदर सच्चाई पैदा करेंगे तो डेफिनेटली आप सच्चाई स्प्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट मैसेज रीमा जी आपने दिया है। और नाजरीन, आखिर में जो है इतनी खूबसूरत बात के साथ मैं जो हूँ रीमा जी की कुछ मेमोरेबल स्नैपशॉट्स आपको दिखाता हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और रीमा जी की इतनी सारी बातें हमने सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने उनसे कोशिश की कि कुछ राज की बातें भी बताएं और क्यों। और रीमा जी, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मसरूफियत से आपने टाइम निकाला। इट वाज ऑनर फॉर मी टू बी हियर, और हमारे प्रोग्राम को आपने जो है ना वो रौनक बख्शी। थैंक यू सो मच, और आपके सारे प्रोजेक्ट के लिए हम आपके जो है वो ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अजमत साहब कि आपने मुझे मौका दिया। और बस आखिर में यही कहूँगी सब लोगों से कि खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। जादू टीवी, जूम और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब और फेसबुक पे भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके साथ ही अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।